करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ थर्मोडायनामिक्स के बारे में समझा था। ये आज का 5th लेक्चर है। जो बच्चे फर्स्ट कभी इनके कारण क्लास नहीं कर पाते वो यूट्यूब में अपना देख सकते हैं बगैर किसी कंफ्यूजन के। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बेटा अवेंजर ये ऐसे नाम मत लिखा करो बेटा। कौन है सर? बताओ सर, देखो सर कैसे कैसे बच्चे हैं बदतमीज। हाँ अवेंजर, अब अटेंडेंस लेनी है तो क्या लिख दे? अवेंजर लिख दो थॉमस, बोलियो स्पाइडरमैन। नहीं तो समझ नहीं आता कि क्या हम लिखूं क्या ना लिखूं इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते। अच्छा स्क्रीन तो दिख रही ना बेटा? हाँ सर दिख रही। बस आज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो शुरू करते हैं आज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, जरा लिख के तुम्हारा नाम लिख दूंगा। सर हमारा लिख दो आप नाम पहले तो। हाँ लिख दिया बेटा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम की बात करें तो बेटा ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये दोनों एक ही वर्ड है। तो अब हमने क्या किया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को समझाने के लिए हमने एक बीकर लिया है। ठीक है, ये बीकर बगल में है तो इस बीकर को लिया है हमने। फिर क्या किया है, इस पे हमने बेटा वाटर फिल किया है। ओके, देखो वाटर फिल है और फिल किया इसमें और फिल किया देन। ठीक है, तो डस द सम ऑफ द बीकर रिमेन कांस्टेंट। तो बेटा क्या होता है, certain property of the system whose magnitude depends on the quantity of the matter present, so it is additive in nature। तो यहां पर समझो बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। मेरा पेन कहां गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा विच डिपेंड on the mass of system। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जो मास पे डिपेंड करती हैं, जैसे वॉल्यूम, मास, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी। ये सब बेटा क्या है, ये सब बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यस सर। अच्छा बिल्कुल। एंट्रोपी, हीट, कैपेसिटी, ये सब क्या है बेटा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो याद रखो डिपेंड्स ऑन द मास, किस पे डिपेंड करता है, किस पे, ऑन मास, इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
यहाँ पर देखो बेटा, ठीक है, ये लाइन जो लिख रखी मैंने, इतना क्लियर हुआ। जैसे ये मास है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटेंस इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है ये बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगला देखो बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड ना करे। वीडियो कॉल का चला था नहीं। हाँ, अब देखो बेटा, यदि हम इस वेल से हम वाटर निकालें, वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया कि उतना ही पानी बकेट में लिया, तो बकेट का भी तो टेम्परेचर कितना होगा? तो बेटा देखो, जो जितना ग्लास का टेम्परेचर होगा उतना ही बकेट का टेम्परेचर होगा, वही सेम वाटर। ठीक है, तो टेम्परेचर बेटा कैसा है, एक कैसे क्वांटिटी है? इंटेंसिव, इंटेंसिव हो गया। क्यों हो गया? वो मैटर पे डिपेंड नहीं करता। मैटर चाहे जितना हो, चाहे वो एक गिलास 100 ml का हो और चाहे वो 10 लीटर का हो, टेम्परेचर वही होगा। जो 100 ml का होगा वो जो वही 10 लीटर का होगा वाटर का। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? इंटेंसिव property. Intensive property does not depends on the quantity of the matter present. It means does not depends on the matter. Does not depend on matter. इतना क्लियर बेटा? यस सर। अगली देखिएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मोलर हीट कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, ई सेल, पीएच, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये सब क्या है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा ये बताओ, जैसे बात करें पीएच के लिए, तो पीएच एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? देखो जरा, इंटेंसिव। अब देखो, सपोज दैट हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने बेटा 1 लीटर HCl भर रखा है। इसका जो पीएच होगा बेटा, मान लो 4 आया पीएच। यदि हम इससे 100 ml निकाल ले एसिड, तो 100 ml पे भी तो इसका पीएच कितना आएगा? 4। कोई ना होगा, क्योंकि जो पीएच 1 लीटर का था वही पीएच तो इसका भी होगा, क्योंकि सेम है वो। तो क्या ये मैटर पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसलिए ये क्या है बेटा? एक ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एक काम करिए कि जो अमाउंट दिया हो ना, उसमें थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर लीजिएगा। रिमूव करने पर देखिएगा ना, वही होगा। अच्छा ये बताइए, जैसे हम बात करें बेटा, ये है एक, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी 1 मोलर H2SO4 का है। यदि हम ये 1 लीटर है, यदि हम इसको यहां से रिमूव करके कितना कर लें, 500 ml कर लें, तो 500 ml पे भी रहेगा कितना? 1 मोलर का तो रहेगा H2SO4। क्या मोलैरिटी घट जाएगी क्या? इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। तो इसलिए ये क्या है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत गौर से देख लो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, ताकि ये समझ में आ जाए आपको।
ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ और देखिए, हाँ अब देखो, मेक अ न्यू, बेटा एक बार मैं इसको रब कर दूं तो समझ में आ जाएगा पूरा। यहाँ पे बहुत सारा कचरा लिख गया है। अब देखो लिखा हुआ है, मेक अ नोट द रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यदि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या होगा, वो इंटेंसिव Intensive. प्रॉपर्टी। नोट कर लो बेटा इतना। कर लिया सर। अच्छा हो ऊपर गया सर। हमारा वीडियो आपको दिख रहा है ऊपर आज? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। अच्छा दिखेगा, ठीक है। हाँ अच्छा ये क्या है भाई, ये भी देखो। अच्छा लिखा हुआ है मास ऑफ द वैल्यू, इसको मैं रब कर दूं ताकि वो प्रीवियस वाला मिल सके, है ना। लिखा हुआ है मास एंड वैल्यू आर एक्सटेंसिव बट डेंसिटी इज द इंटेंसिव। देखो कैसे था बेटा, हमने बताया था कि जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होगा वो क्या होगा, Intensive. इंटेंसिव होगा। तो यहाँ पर देखो जो मास है बेटा वो कैसा है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो वॉल्यूम है वो कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा बेटा, इंटेंसिव। Intensive. इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड कर रही थी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां पे लिख लो एक बार फिर से, एक्सटेंसिव डिपेंड्स ऑन मास बट इंटेंसिव डज नॉट डिपेंड On mass. ऑन मास। बेटा इस ये जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये नीट के एग्जाम में और जेई के एडवांस में, मेंस में कम से कम नहीं तो 10 बार पूछा गया होगा, 10 टाइम्स क्वेश्चन आए हैं। 10 टाइम्स भी कहना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये हर साल पूछते हैं इसको, लगभग एवरी ईयर। ठीक है बच्चा, हाँ सर। आगे नोट करो। अच्छा चलो एमसीक्यू बताओ हमको। सरफेस एरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बोथ, नन ऑफ दिस। बोलो बेटा आप। Surface area. Extensive. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा कर रहे हो बेटा, तुम लोग भी अच्छा कर रहे हो, बढ़िया। Thank you, sir. जो अच्छा करता है हम उसके लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं ताकि वो और अच्छा करे। सर ये कैसे है सर आप बहुत सरफेस अच्छा एरिया करते हैं। एक्सटेंसिव? बेटा एक्सटेंस ये कैसे है बेटा, ये कैसा क्या डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, करता है बेटा। अरे सर अच्छा वो समझो, एरिया है ना, तो उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसका अगर हाँ कोई हाँ बिल्कुल कितना सही, होगा, तो कितनी एरिया है उसका, कितना क्या है, तो उस हिसाब से होगा ना। बिल्कुल। अभी तो लिखवा समझ में आया खुशी बबेले? आप समझाइए। मैं समझाऊं इसको दोबारा? देखो यस सर। सरफेस एरिया की हम बात करें तो सपोज दैट सरफेस एरिया, ये सरफेस है,
इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ। यदि इसको हाफ कर दो तो इसका सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। सर एक्सटेंसिव मास प्रॉपर्टी नहीं क्या कहे है? तो क्वांटिटी तो होगी। हाँ, सर यहाँ पर हाँ, तो देखो बेटा हमने बताया था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या था, सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose magnitude depends on the quantity of the matter। तो यहाँ पर देखो ये बेटा कैसी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सर एक Which- क्वेश्चन पूछना। हाँ बेटा, सर एंट्रोपी क्या होता? बेटा एंट्रोपी के लिए मैंने पहले समझाया था ना इसके टॉपिक को पूरा। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं एंट्रोपी अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको वो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें पेपर हमको ऐड करना पड़ेगा स्लाइड में, तब जाके समझा पाएंगे हम इसको एंट्रोपी के बारे में। तो देखो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, बहुत सही बेटा। देखो बेटा, ठीक है, आगे वो भी दे रखा है इन्होंने। अब देखो, अगला हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। समझाओ बेटा इसको, हीट कैपेसिटी। हाँ सर। हीट कैपेसिटी से पहले हम लोग बेटा समझ लेंगे क्या, एंट्रोपी, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बेटा मुझे पहले पेपर ऐड करने दो इसमें, तब समझा पाऊंगा मैं। ओके सर। ओ शिट, ये कैसे ऐड होगा यार पेपर। बेटा पेपर तो यह इसमें ऐड नहीं हो पाएगा लग रहा है मुझे इस बार। देखो अच्छा, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके सर। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा डिग्री ऑफ रेंडमनेस। डिग्री ऑफ रेंडमनेस। अब डिग्री ऑफ रेंडमनेस का क्या मतलब हुआ बेटा, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम। अब देखो बेटा, डिग्री ऑफ रेंडमनेस की बात करें तो एक कहानी है इसके पीछे कि अपने जो अर्थ है उसकी रेंडमनेस बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है, क्योंकि उसमें मास बढ़ रहा है। जब रेंडमनेस बढ़ेगी तो हीट जनरेट होगी। अच्छा ये बताओ, ये एक बॉटल है ना बेटा,
इस बॉटल में मैंने वाटर फिल कर दिया और काफी टाइम बाद इसको सेक करते रहे, हिलाते रहे ढक्कन बंद करके, तो क्या इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ हीट जनरेट करेंगे? नहीं रहेंगे सर, मूव करेंगे। हीट जनरेट करेंगे, करेंगे बेटा, तो पानी गर्म हो हम जाएगा वही तो हल्का। कह रहे हैं सर, मूव करेंगे। मूव करेंगे तो कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा तो थोड़ा हीट तो जनरेट करेंगे ना। यस सर करेंगे। अच्छा हाँ, मान लो करेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं ये हो ही सकता सर कि हम जितना हिलाएं वो गर्म हो ही नहीं होगा। अच्छा कभी छाछ पिया है, मट्ठा घर का बनाया हुआ? हाँ सर। हाँ पिया है। अच्छा चलो जब छाछ हम पिलाते तुमको, देखो इसमें हमने क्या किया, एक मथानी डाल दिया दही को मथने के लिए, है ना। अब हाँ। दही को मथना शुरू किया बेटा इसे, भगवान कृष्ण बन के। अच्छा ये जब तुम दही का जब छाछ बनता है ना बेटा, तो देखा होगा वो हल्का गर्म होता है। हाँ। क्यों होता है? क्योंकि अरे उनके मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस बढ़ गई है, और रेंडमनेस को ही कहते हैं क्या, एंट्रोपी। रेंडमनेस बेटा इंक्रीज हो गई किसकी, जो छाछ के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। अब इन रेंडमनेस को क्या कहते हैं, एंट्रोपी। इतना समझ में आया नहीं आया? खुशी बबेले, सर हमें सब समझ में आया, बस ये समझ नहीं आया कि एंट्रोपी कैसे, मतलब कैसे समझ, एंट्रोपी को छोड़ के बाकी सब समझ में आया। एंट्रोपी का मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ रेंडमनेस, कितने मॉलिक्यूल्स रैंडमली वो कर रहे हैं। अच्छा, कितने मूव कर रहे हैं? हाँ, डिग्री कितने हो रहे हैं, कितना कोलिजन हो रहा है उनके बीच। अच्छा सर, हाँ आ गया समझ में। तो यही है डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज सर अच्छा ये जैसे बताओ तुम ऐसा समझो कि मान लो तुमको कोई एक थप्पड़ जड़ दे कान के नीचे, तुम्हारी रेंडमनेस बढ़ जाएगी घट जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वही तो एंट्रोपी है। सर जैसे एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। सर जैसे वाटर टैप है, हाँ उसमें से वाटर स्प्रेड हो रहा, बिल्कुल। तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? वाटर बाहर निकल रहा है ना, हाँ। तो उससे कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसमें हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तुम क्या होगा? सर जैसे पानी स्प्रेड हो रहा, वो फुब्बारे जैसा निकल रहा, तो क्या होगा उसमें? इस फाउंटेन जैसा, फाउंटेन की बात कर रहे हो बेटा? यस सर, यस सर। वहां एंट्रोपी जनरेट होती क्या नहीं होती? एक क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। हाँ तो करो ना, फिर कब करेगा? सर सर आप बताओ आप। बताओ।
बेटा इंक्रीज होगा। खुशी बेटा यस सर। इंक्रीज होगा वहां पे, यस सर। है ना? क्यों इंक्रीज होगा पता है? रीजन बताइए आप। अच्छा बताओ मैं रीजन। अच्छा देखो, सपोज दैट ये हमारे पास ये फाउंटेन है ना? अब फाउंटेन के जो इनर सर्फ इनसाइड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये आपस में इतना कोलिजन कर रहे होंगे, इतना टकरा रहे होंगे इतने, तो यहाँ से निकलेंगे तो कैसे होंगे? तो ये क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज नहीं करेगा क्या? हाँ, उसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। बिल्कुल बेटा, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। अब क्लियर हुआ? देखो अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। तो बात कर ले अपने चैप्टर की। अब हाँ सर। ये समझ में आ गया तो ठीक बात है। अब खुशी बेटा कंटिन्यू क्लास ज्वाइन किया करो, तुम प्रेजेंट नहीं रहती हो हमेशा। यस सर। हाँ, लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज अ सिस्टम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या होगा बेटा? यदि किसी भी यदि अमाउंट का सिस्टम के अमाउंट का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमको हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसे क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। ये लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द सिस्टम सिस्टम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या है? द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर्ड। तो क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा बेटा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सी। तो ये जो सी है इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो बेटा हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। अरे जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो पता ही है ना। हाँ पर सर सी कैसी होगा हीट कैपेसिटी? सी क्यों होगा? वो तो कांस्टेंट है ना। देखो अच्छा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। हाँ ठीक है सर, आ गया समझ। 9th का कोई टेस्ट पेपर दो, मार्क्स किस क्लास का है? चेक कर रहे हैं मैम अभी तो। दे दो। दीजिएगा भी टाइम लगेगा बट। अरे जब भी होगा तो आप मेरे पास जमा कर दीजिएगा। देखो बेटा, तो सी किस किस पे डिपेंड करता है? सी डिपेंड्स ऑन द साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम। संकेत? यस सर। मेरी बात को सुन पा रहे हो? हाँ सर। हाँ बिल्कुल। हाँ सर गुड। कल का कुछ पता नहीं क्या हो गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो कल का रिकॉर्ड नहीं हो पाया था हमारा लेक्चर। आधा हुआ आधा नहीं हुआ, तो कल हम लोग सेंड नहीं कर पाए, पर आज का पूरा रिकॉर्ड होगा, आज हम आपको दे देंगे, ठीक है? ओके सर। जो हमसे आप कन्वर्सेशन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो भी रिकॉर्ड होगा पूरा का पूरा। आप दिखा सकते हैं किसी भी कि हमने देखो आज पढ़ाई किया है और आज हम अच्छा कुछ सीख के आए हैं। ओके सर। देखो बेटा, ये क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस Cm is equal to C by N. The heat
required to rise the temperature of the sample is Q is equal to Cm delta T। तो इसी को क्या कहते हैं? C where small c is equal to a specific heat of the substance and अच्छा कहीं कहीं बेटा ये भी लिखा होता है यार, Q बराबर ms डेल्टा T। तो वो ये वही है बेटा, यहाँ पर C मैंने लिख दिया है, बट उसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये कहीं ये दोनों बराबर ही हैं, ये भी याद रखो ना। Equal to S. S is the specific heat of the substance and M is equal to mass of the substance। ठीक है बेटा? हाँ सर। हाँ, तो ms डेल्टा टी के बीच नाम जानते हैं, या किसी किसी बुक में लिखा हुआ mc डेल्टा टी, बट मतलब दोनों का सेम है। Where delta T is the change in temperature। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करिए, अच्छा फटाफट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। हाँ सर। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, in Q is equal to C delta P, C depends on size, composition, nature of the system, all of above। मैंने अभी बताया है जस्ट। इतना समझ में आया बेटा? हाँ सर। पूरा? यस सर। बेटा आप लोग जो हम यहाँ से सीट भेजते हैं ना क्वेश्चन आंसर की या फिर गूगल फॉर्म वाली, वो जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिए ताकि हम उसको मार्क्स चढ़ा सके। सर आपने एक ही तो भेजी थी वो 2-3 दिन पहले। हाँ सर, एक सलवार सर ने भेजी थी। तो सर आपसे कल पूछा तो था कि इसे सॉल्व करके आपको भेजनी, किसे भेजनी? नहीं भेजना नहीं है उसको, आप सॉल्व करके सबमिट कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे आपके पास सीधा। सर वही तो कह रहे, किससे सबमिट करनी? अरे हाँ, तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा बेटा, वो सबमिट नहीं करना है उसको, सबमिट जब करोगे तो हमारे पास आ जाता है। हाँ सर। हाँ हाँ। और सर क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे? आंसर मिलते ही नहीं है, इसलिए हम करते ही नहीं। सर मिल जाएंगे आंसर मिल जाएंगे। कहाँ पे सर? भाई तो नहीं मिलेंगे, सच कहो मिल जाएंगे। अच्छा देखो, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस। CpCv या फिर पॉइजन रेशियो। अच्छा ये बताइए बेटा, एक फार्मूला यूज किया था थर्मोडायनामिक्स में, मेयर फार्मूला है ना। तो मेयर मैंने होते घोड़ी, घोड़ी का फार्मूला हम लोग सीखने वाले हैं अब। कितने फॉर्मूले रहते हैं बेटा थर्मोडायनामिक्स में फार्मूले हैं, जिसका थर्मोडायनामिक्स वीक हो जाएगा तो उसके लिए चल जाएगा सब। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर द आइडियल गैस। अच्छा ये बताइए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर बेटा, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट कैपेसिटी होती है उसको क्या कहते हैं हम? Cv। एट कांस्टेंट प्रेशर पे बेटा Cp। अच्छा ये बताइए, डेल्टा जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक। हाँ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है, जो Q होगा वो क्या होगा? डेल्टा U के बराबर होता है। क्योंकि आइसोकोरिक है तो W कितना होता है बेटा? 0 होगा। हाँ
जीरो क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसमें जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होता है, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहां पे W जीरो होता है। तो याद रखो कि QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T, ये किसके बराबर होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। यस सर। हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट कैपेसिटी CP, तो CP क्या है? देखो ये प्रेशर है ना, तो हाँ प्रेशर कांस्टेंट पर हीट कैपेसिटी CP होता है। अब बेटा प्रेशर जो प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको क्या कहते हैं? आइसोबारिक। आइसोबारिक। यस सर। तो आइसोबारिक में हमने बताया था कि बेटा जो QP होगा वो डेल्टा H के बराबर होगा, चेंज इन एंट्रोपी। हाँ ये तो सर डेल्टा एच के बराबर है कैसे? इसके लिए आप पुराना वीडियो देखिएगा। सर वो हमारा सब लिखा बस डेल्टा एच के बराबर कैसे? हाँ QP हो जाएगा वो इक्वल टू डेल्टा एच। एक मिनट सर। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? एंथैल्पी के बराबर होगा बेटा। डेल्टा H किसके बराबर होगा? एंथैल्पी। यहाँ पे लिख लो, ये क्या होता है बेटा? एंथैल्पी। So the difference between CP and CV can drive for an ideal gas। देखो बेटा, तो यहां से देखो ये क्या हो गया? ये कल हमने फॉर्मूला बताया था एंट्रोपी के लिए, एंथैल्पी के लिए। ठीक है ना बेटा? हाँ, एंथैल्पी के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इन V। तो यहाँ पर देखो बेटा ये क्या हो गया? PV इज इक्वल टू होता है NRT, N की वैल्यू हम रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT। बेटा इसको देखो, है ना? तो पुट द वैल्यू डेल्टा H एंड डेल्टा V। डेल्टा यू क्या है? डेल्टा U बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? CP डेल्टा T प्लस इज इक्वल टू CV डेल्टा T R डेल्टा T। अब देखो बेटा यहां से डेल्टा T को हम यदि हम कांस्टेंट कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा? CP इज इक्वल टू CV प्लस RT बनेगा। तो ये देखो ये CP माइनस CV इज इक्वल टू RT होगा। R नहीं होगा सर, R होगा सर, क्योंकि डेल्टा T तो कैंसिल हो गया था। अरे बेटे CP माइनस CV इज इक्वल टू R नहीं होगा? हाँ तो आप RT बोल रहे हैं ना। तो पॉइजन रेशियो देखिए बेटा, तो इट इज अ रेशियो between heat capacity of the substance measured the constant pressure and constant volume। तो CP upon CV कितना हो जाएगा? इसको कहते हैं गामा। यस सर। ठीक है, गामा बोलेंगे। अब देखो फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए की वैल्यू कितनी होती है? 1.66। फॉर डाई एटॉमिक की वैल्यू बेटा 1.44।
तो बेटा ये हम लोगों के कोर्स में ये वाला बहुत ज्यादा पूछते हैं, यूजफुल। ठीक है, अब ये मोनोटॉमिक क्या होती हैं? जो नोबल गैस है बेटा वो कैसी हैं? वो मोनोटॉमिक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही एटम मिलेगा। पर जो डायटॉमिक है वो ये क्या है? देखो इसमें दो दो एटम है, ये तो डायटॉमिक हुआ। हाँ सर। इतना क्लियर है? यस सर। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जब बोलेंगे तब ना आएगी। अच्छा तो बोलिए ना सर, आप बोलते रहिए तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, अब बेटा ट्राई एटॉमिक के लिए वैल्यू क्या होगी? ट्राई एटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होगी वो 1.33 होगी। CO2 कामा SO2 जैसे ये सब क्या है? ट्राई एटॉमिक है। ठीक है, अब देखो बेटा फॉर लिक्विड एंड गैस के लिए R तो नहीं होगा, तो जो Cp होगा वही Cv होगा। हाँ। फॉर गैसियस के लिए बेटा याद रखो कि जो Cp होता है एट द कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन एट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, हीट कैपेसिटी Cv लेस होता है, तो Cp इज ग्रेटर देन Cp। सर ऐसा क्यों होता? लिक्विड और सॉलिड में तो इक्वल रहता, तो गैस में क्यों नहीं रहता इक्वल? हाँ बेटा ये भी तो समझाएंगे अभी आगे। ठीक है बेटा, समझाएंगे सब कुछ। देखो देखो बेटा क्यों होता है? क्योंकि जो गैस होती है ना बेटा, गैस जब हीट करते हैं तो जो वर्क डन होगा, ठीक है, व्हेन, यहाँ पे लिख लो बेटा, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा रब कर दें, हम रब कर दें बेटा इतना। हाँ सर। जब बेटा जो गैसेस होती हैं, गैसेस को यदि हम हीट करेंगे, हीट किया तो हीटेड करने पे जो वर्क डन होगा बेटा, ठीक है, तो वर्क डन ओवरकम प्रेशर की वजह से बेटा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो एक्सपेंशन होगा। हाँ सर। एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन कब होता बेटा? वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बेटा, ठीक है, तो इस वजह से जो Cp होगा इज ग्रेटर देन Cv होगा। अच्छा ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दूं क्या साफ साफ और अच्छे से, ताकि याद भी रहे एग्जाम में? सर लिख लेंगे। एक मिनट मैं लिख ही दे रहा हूँ। अच्छा यस सर लिखिए। गुड। हाँ गुड। देखो
गैस is heated work done to overcome the pressure and there is an expansion in the volume with an increasing in the internal energy। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, जब गैस को हीट करते हैं तो जो वर्क डन है बेटा, वर्किंग की वजह से जो एक्सपेंशन होगा तो जो वॉल्यूम होगा बेटा वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज होने की वजह से ये क्या होता है बेटा, ये ग्रेटर होगा इन कंपेरिजन टू सीवी। यस सर। रटना नहीं है, समझना है। हाँ सर समझ आए। हाँ देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, बोलिए बेटा। CP minus CV equal to R, फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल, ए पार्ट। यस सर, ए वाला। हाँ हाँ हाँ। संकेत और बताइए आंसर, क्वेश्चन फटाफट। बोलिए बेटा डायनामिक के लिए। 1.2। बेटा डायनामिक के लिए बोल रहा है, मोनोडायनामिक के लिए नहीं बोला। 1.4। वही तो कह रहे हैं सर। सर आप सुना रही हो, हमने ये बोला था। बिल्कुल। आज के लिए इतने ही रखें बेटा। यस सर, नहीं ठीक है सर, आज तो बस अच्छा, इसके ज्यादा notes हो बन गया। रहे एक मिनट। अच्छा ये बताइए, तुमने ये पढ़ा है ना बेटा, ये वाला फार्मूला। एक मिनट पीछे चले हम, ये वाला फार्मूला। हाँ सर, आपने तो पढ़ाया था। अच्छा, इसे बेटा क्या हाँ। कहते हैं, फार्मूले एक नाम से और जानते हैं। हमें तो एक ही रहा था। हाँ सर बताया था, मेयर्स फॉर्मूला। मेयर। हाँ इसको मेयर क्या होता है? पता नहीं। मालिक। नहीं गुड सर, सर, वो गुड। MER ही होता। क्या होता है बेटा? MERE। अच्छा MAR ही होता है, स्पेलिंग मिस्टेक। तो जो अच्छा मेयर वो होते हैं ना जो बनते हैं नेता में ना। हाँ वो एक में। सर मालिक टाइप है ना सर, मालिक टाइप कुछ ऐसे ही है। बिल्कुल। हाँ। तो कैसा रहा सेशन? अच्छा रहा? बहुत बढ़िया। बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बढ़िया। हाँ सर। यस चलिए। सर, बाय बाय। अरे बाय बाय क्यों जा रहे हो भाई, अभी से जाओगे क्या?